दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी के जादुई 2 मस्कारे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कुछ समय पहले की बात है। किशनपुर के एक जिले में 2 बहनें रहा करती थीं। वो बहनें एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं। कभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थीं। एक बहन का नाम रानी था और दूसरी बहन का नाम पायल था। पायल अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी और वो मछली पकड़कर बाजार में बेच दिया करती थी और जो पैसे उसे मिलते थे उन पैसों से वो घर में सामान लाकर भी देती थी और अपनी जरूरतों की चीजें भी खरीदा करती थी। ये देखकर रानी पायल से बहुत ज्यादा जलती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पायल जिंदगी में कभी तरक्की करे और पैसे कमाए। ऐसे ही एक दिन की बात है। उस गांव में एक जादुई चुड़ैल औरत रहती थी। उस चुड़ैल औरत ने 2 परियों को मस्कारे के अंदर कैद कर लिया था और अपनी पोटली में बांध लिया था। एक दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी। भूख के मारे वो बाहर जंगलों में आकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वहीं उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने आराम से कुछ फल खाए। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगी। वहाँ पर तभी एक नदी आई। अब वो उस नदी को अपने जादुई झाड़ू से पार कर ही रही थी कि तभी उसके हाथ में जो पोटली थी वो उसके हाथ से छूटकर उस नदी में गिर जाती है और तभी एक मछली उस पोटली को खा लेती है। जब तक चुड़ैल की उस मछली पर नजर जाती तब तक वो मछली उसकी पोटली को लेकर जा चुकी थी। अरे वो चालाक मछली मेरी पोटली को निगल कर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब उस चुड़ैल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अपने जादुई महल में वो वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर पायल आई और मछलियाँ पकड़ने लगी। सौभाग्य से उसने वही मछली पकड़ ली जो चुड़ैल की पोटली निगल गई थी। उस मछली को पकड़ते ही वो देखती है कि उसका पेट तो बहुत बड़ा है। अब जैसे ही पायल उस मछली को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर रखती है, तभी मछली के मुंह से एक पोटली बाहर आती है। उस पोटली को देखकर पायल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें 2 जादुई मस्कारे होते हैं। तभी वो दोनों जादुई मस्कारे बहुत बड़े हो जाते हैं और परियों के रूप में बदल जाते हैं। आपने हमें उस चुड़ैल के चंगुल से बचाया है, इसलिए आज से हम लोग आपकी ही सेवक हैं। आज से हम दोनों परियां आपकी ही सेवा करेंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखेंगी। आज से आप हमारी मालकिन हैं। उन दोनों परियों को देखकर पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से वहीं पर नाचने लगती है। अब दोनों परियां मिलकर पायल को अच्छे से तैयार कर देती हैं और उसका श्रृंगार भी कर देती हैं। अब वो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन रानी आ जाती है और उसे ऐसा देखकर उसका खून खौल जाता है कि ये मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है। फिर पायल रानी को वो सारी बातें बताती है और जादुई 2 मस्कारे के बारे में भी बता देती है और बताती है कि कैसे उस मस्कारे में से 2 परियां निकलकर आई थीं, जो उसकी सारी इच्छा पूरी करती हैं। पायल की ये बात सुनकर रानी ने ये साजिश रची कि वो रात होते ही उन दोनों मस्कारों को चोरी करके अपने पास रख लेगी और उनसे अपने सारे मन की इच्छाएं पूरी करवाएगी। देखते ही देखते रात हो जाती है और रानी चोरी चुपके पायल के कमरे में जाकर उन दोनों जादुई मस्कारों को चोरी करके अपने कमरे में ले आती है। जैसे ही वो दोनों मस्कारों को खोलती है तभी उसमें से 2 परियां निकलकर आ जाती हैं। उन्हें देखकर रानी कहती है, सुनो तुम दोनों परियों, अब तुम दोनों मुझे पायल से भी ज्यादा सुंदर और गोरी बना दो और मेरे कपड़े बिल्कुल परियों जैसे बना दो ताकि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगूं और मेरा रंग रूप और ज्यादा सुंदर कर दो
और मुझे बहुत सारे धन और दौलत भी दे दो, ताकि जिंदगी में मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। रानी की ये बात सुनकर दोनों परियां अपनी छड़ी को घुमाती हैं और अपनी छड़ी से रानी को बिल्कुल काली बना देती हैं और उसके कपड़े भी गंदे और मैले कर देती हैं और उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे भी कर देती हैं। अब रानी पहले से भी ज्यादा बदसूरत और गंदी लगने लग जाती है। वो अपनी ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर पायल दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ रानी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? और तुम्हारा चेहरा इतना गंदा कैसे हो गया? ये सब कैसे हुआ रानी? पायल, तुम्हारी बहन रानी लालच में आकर हमसे बहुत सारी इच्छाएं कर रही थी, धन दौलत मांग रही थी, इसलिए हमने उसका ये हाल कर दिया है। लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। परी की ये बात सुनकर पायल कहती है, देखा रानी, मैं तुम्हें हमेशा से ही मना करती थी ना कि लालच करना बुरी बला है। आज तुम्हारी लालच की वजह से देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम्हारी क्या हालत हो गई है। हाँ पायल, तुम सही कहती थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और भगवान के लिए उन परियों को बोलो कि मुझे पहले जैसा बना दे। मैं इस बदसूरत से चेहरे के साथ नहीं जी सकती हूँ। रानी की ये बात सुनकर पायल उन परियों से कहती है, जादुई परियों, प्लीज मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज के बाद ये ऐसा कभी भी नहीं करेगी। प्लीज परियों, प्लीज। पायल की ये बात सुनकर जादुई परी बोलती है, तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो बना देंगे हम, पर उसके बदले में हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी सेवा भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम बेशक अपनी बहन की सूरत पहले जैसी करवा सकती हो। हाँ हाँ जादुई परियों, मुझे ये बात मंजूर है। आप बस मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। पायल की ये बात सुनकर वो दोनों परियां रानी को पहले जैसा बना देती हैं और ये देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो पायल के साथ कितना बुरा करती थी। फिर वो पायल से अपनी गलती की माफी मांगती है और पायल भी उसे माफ कर देती है और फिर वो दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर दोनों बहनें एक साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहने लगती हैं। दोनों में इतना प्यार देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये दोनों अब आराम से साथ साथ कैसे रहने लग गयी। अरविंदपुर नाम की एक गांव में माया और आरोही नाम की दो अनाथ बहनें रहा करती थीं। उस एक घर के अलावा उनका इस गांव में कोई भी नहीं था। वो दोनों प्लास्टिक की बोतल बेचकर अपना जीवन यापन करती थीं। एक दिन माया को बहुत तेज बुखार आ गया था। तब आरोही माया के पास जाकर बोली, दीदी, तुम बुखार से तड़प रही हो, पर हमारे पास दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती दीदी, इसीलिए मैं अभी जाती हूँ और कहीं पर भी बोतल मिले तो उन्हें बेचकर उन पैसों से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। तुम चिंता मत करना दीदी। ऐसा कहकर आरोही वहाँ से चली गई। फिर माया बोली, मेरी बहन मेरे लिए कितना चिंतित है। ना जाने ये बुखार मुझे क्यों हुआ है। मेरी वजह से मेरी बहन को कितनी मुश्किल हो रही है। और ये शिवम राम कबाड़ी वाला बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। उसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। पता नहीं आरोही को बोतल के बदले में कम पैसे देकर भेज भी दे, पर मैं बुखार के कारण उठने की हालत में भी नहीं हूँ। हे भगवान, तुम ही मेरी बहन की रक्षा करना, वो बहुत नादान है। माया ऐसे भगवान से विनती कर रही थी। माया की दवाइयों के लिए निकली हुई आरोही रास्ते में मिली हुई प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर थैली में भरने लगी और शिवम राम कबाड़ी वाले के पास गई। क्या बात है आरोही, आज तुम अकेली ही आई हो?
तुम्हारी दीदी क्यों नहीं आई? वो नहीं आई, उसे बहुत बुखार आया है, इसीलिए उसकी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए ना, इसीलिए मैं इन बोतलों को लेकर यहाँ पर आई हूँ। पर तुम्हारे लाए हुए सामान के लिए तो बहुत कम पैसे आएंगे। ऐसा कहकर बहुत कम पैसे उसने उसे दे दिए। मैं इतनी मेहनत करके इतना सारा सामान लेकर आई और आप मुझे सिर्फ इतने से पैसे दे रही हो, इसमें तो दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी। क्या कहा? बहुत लंबी जुबान हो रही है तेरी। तुझे डर नहीं, जीना नहीं चाहती क्या? हाँ, चुपचाप जितने पैसे दिए हैं लेकर यहाँ से निकल ले। ऐसा कहकर शिवम राम ने उसे डरा दिया। आरोही उसकी बातों से बहुत दुखी हुई, पर वो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाई। फिर आरोही उन्हीं पैसों से दवाई लेकर घर पहुँची। उन दवाइयों को खाकर माया की सेहत ठीक हो गई और उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद आरोही ने माया से ये कहा, दीदी, जब तुम्हारी सेहत ठीक नहीं थी ना, तब मैं शिवम राम कबाड़ी वाले के पास गई थी। तब उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया और मुझ पर चिल्लाया भी। पता नहीं क्यों, अब मुझे उनके पास कभी भी जाने का मन ही नहीं करता। बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे तो अपना कबाड़ हम कहाँ बेचेंगे? उनके अलावा मैं और किसी को भी नहीं जानती हूँ। दीदी, मैंने सुना है कि नदी के उस पार भी एक कबाड़ी वाला रहता है। मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है हमें फायदा हो। ऐसे आरोही ने कहा। इस पर माया बोली, हाँ, मैं भी ये जानती हूँ कि वहाँ पर एक कबाड़ी वाला है, पर हम वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास एक नाव होनी चाहिए, या तो नाव वाले को देने के लिए कुछ पैसे, पर हमारे पास तो ये दोनों ही नहीं है, तो हम वहाँ कैसे जाएं? अरे मेरी बुद्धू दीदी, हम दोनों हर रोज प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करते हैं ना, उन्हीं से हम नाव बना सकते हैं। उसी नाव में बैठकर हम नदी पार कर लेंगे और अपनी प्लास्टिक बोतलों को बेचा करेंगे। यूं ही कुछ दिन बीत गए। माया और आरोही प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर नदी के उस पार कबाड़ी वाले के पास बेचने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे कि अचानक उस गांव में बाढ़ आ गई, जिससे माया और आरोही का घर मिट्टी का होने की वजह से टूटने लग गया था। ये घर इतना कमजोर है कि बहुत जोर से बारिश हुई तो बह भी सकता है। हमें बहुत जल्द इस घर की मरम्मत करनी चाहिए, वरना किसी भी समय ये घर टूट सकता है। इस घर के ढह जाने से हमें भी बहुत नुकसान होगा। दीदी के ऐसा कहने पर आरोही भी सोच में पड़ गई। यूँ बहुत देर तक सोच रही आरोही को एक उपाय सूझा। उसी बात को वो अपनी दीदी से कहने लगी, दीदी, अपना ये वाला घर कभी भी ढह सकता है ना, इसीलिए मुझे एक उपाय सूझा है। मैं वही आपको बताने आई हूँ। कैसा सुझाव बहन? दीदी, हम प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करके बेचते हैं ना, पर अब हम उन्हें बहुत दिनों तक बेचेंगे नहीं और उन्हीं से हम अपना घर बनाएंगे। ये घर एकदम हल्का फुल्का सा होगा, हम जहाँ चाहें वहाँ इसे ले जा सकते हैं। ये बहुत ही आसान भी होगा दीदी। बहन, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है, आज ही से हम इसको शुरू करते हैं। ऐसा सोचकर उन दोनों ने बहुत दिनों तक प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हीं से एक सुंदर सा घर बना लिया। और उस दिन से वो दोनों उसी घर में रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद फिर से उस गांव में बहुत जोर की बारिश हुई और गांव के सभी घर पानी में डूबने लगे थे, पर आरोही और माया का बनाया हुआ घर प्लास्टिक की बोतलों से बनाया हुआ था, इसलिए वो तैर रहा था। तब माया ने कहा, बहन, चूँकि हमारा घर प्लास्टिक की बोतलों से बना हुआ घर है, तो हम आराम से रह पा रहे हैं।
पर इस गांव के इतने सारे लोग बारिश की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। हम इस प्लास्टिक घर की मदद से उन लोगों की सहायता कर सकते हैं। चलो हम उनकी मदद करते हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों अपने प्लास्टिक घर में तैरते हुए मुसीबत में रहे लोगों की सहायता करने लगी। इस तरह कुछ दिनों के बाद जब बाढ़ रुक गई, तो गांव के सभी लोगों ने माया और आरोही की सहायता के लिए और उनकी समझदारी के लिए उनकी बहुत सराहना की। और अब वो दोनों अनाथ बहनें उसी घर पे आराम से रहती हैं और कबाड़ चुनने का काम भी करती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है, मुंबई शहर में एक अनीता नाम की लड़की अपनी माँ रीता और अपने पिता किशोर के साथ ही रहा करती थी। अनीता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत अमीर थी। उसके पिता शहर के सबसे बड़े वकील थे और उसकी माँ एक ऑर्गेनाइजेशन की मालकिन थी। अनीता को अपने पैसों और जमीन जायदाद पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो सभी के साथ मिलजुल कर ही रहती थी। अनीता मुंबई के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा करती थी। क्योंकि अनीता बहुत ही अमीर और सुंदर थी, इसलिए सभी लड़कियां उसकी दोस्त बनना चाहती थीं। अनीता दिखने में बहुत ही खूबसूरत और एक समझदार लड़की थी। अनीता की माँ रीता ने अपनी बेटी पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टियाँ करती, क्लब जाती और अपना जीवन बहुत एंजॉय करती। रीता को अपने घर परिवार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो ऐशो आराम से जीती थी और कमाए हुए पैसे शान शौकत में उड़ाया करती थी और महंगी महंगी चीजें खरीदा करती थी। एक बार अनीता अपने पिता के साथ घूमने के लिए जाती है। अनीता के पिता अनीता को मेला घुमाने के लिए ले जाते हैं। मेले में पहुंचकर अनीता मेले की दुनिया में खो जाती है और वो अपने पिता से अलग हो जाती है। क्योंकि अनीता भी बहुत छोटी थी, इसलिए वो अपने पापा को नहीं ढूंढ पाती और वो चलते चलते एक गंगापुर नाम के गांव में पहुंच जाती है। गांव पहुंचकर उसे एक बूढ़े दादा मिलते हैं। अनीता उन बूढ़े दादा से कहती है, दादाजी, मैं यहाँ पर पास में ही मेला घूमने आई थी और मेला देखने के चक्कर में मैं अपने पिताजी से अलग हो गई। अच्छा बेटी, तुम कहाँ से आई हो? मैं मुंबई शहर में रहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी मुझे गांव में मेला दिखाने और घुमाने लेकर आए थे। मुझे लगता है कि वो मुझे छोड़कर वापस चले गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भला बेटी? कोई माँ बाप अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? पता नहीं मुझे, पर मैं अब उन्हें ढूंढना भी नहीं चाहती हूँ। दादाजी, आप अकेले रहते हैं क्या? हाँ बेटी, मैं घर में बिल्कुल अकेला ही रहता हूँ। मेरा एक पीयूष नाम का बेटा था, जिसे मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर पढ़ाया लिखाया था। वो पढ़ लिख कर अब इंजीनियर बन गया है और विदेश में ही रहने लगा है और मुझे यहीं छोड़कर चला गया। और तो और मुझे एक भी दिन देखने तक नहीं आया बेटा। दादाजी, आपका बेटा कितना बुरा है और आज भी आप अपने बेटे के वापस आने की आस लगाकर बैठे हैं। दादाजी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? बेटी, मुझे तुम तो बहुत अच्छे घर से लगती हो। क्या तुम मुझ गरीब के साथ इस कुटिया में रह सकती हो? दादाजी, मैं हमेशा से ही ऐसा ही जीवन जीना चाहती थी। इसके बाद अनीता उन बूढ़े दादा के साथ ही रहने लगती है। अनीता दादा के साथ मिलकर गांव में जंगल से फल तोड़कर लाया करती थी और दादाजी के साथ बाजार में जाकर उसे बेचा करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
अनीका को दादाजी के साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा और वो अपना पुराना जीवन भूल चुकी थी। अनीका को दादा के साथ जाकर फल तोड़ने में बहुत ही मजा आता था। फिर एक दिन अनीका दादाजी से कहती है, दादाजी ये फल कितने मीठे और रसीले हैं, आप भी खाकर देखिए। बेटा, बचपन में मैंने बहुत फल खाए हैं, अब तो मेरे दांत ही नहीं रहे जो मैं तुम्हारी तरह फल खाकर इनके मजे ले सकूं। आप खा नहीं सकते तो क्या हुआ, आप इसका जूस बनाकर तो पी सकते हैं ना। ये कहते हुए अनीका अचानक से रुक जाती है और उसे याद आता है कि वो अब गांव में रहने लगी है, जहाँ पर जूस बनाने के लिए कोई भी मशीन नहीं है। एक दिन अचानक से दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उन्हें इलाज की जरूरत पड़ती है। दादा और अनीका मिलकर उतने ही पैसे कमा पाते थे जितने कि एक दिन में खर्च कर लिया करते थे। उनके पास कोई भी जमा पूंजी नहीं थी। कुछ दिन तक अनीका अकेले ही फल तोड़कर बेचने जाती है, लेकिन दादा की देखभाल करने के लिए उसे घर पर ही रहना पड़ता है। तभी अनीका के मन में सिलाई करने का आइडिया आता है और अनीका अपने कमाए हुए पैसों से एक सिलाई मशीन ऑर्डर कर देती है। कुछ ही घंटों में अनीका के पास सिलाई मशीन पहुंच जाती है। अनीका ने अपने बचपन में अपने घर की एक नौकरानी से सिलाई सीख रखी थी। अनीका को छोटा मोटा कपड़ा सिलना आता था। अनीका घर पर ही रहकर सिलाई करने लगती है। धीरे धीरे करके अनीका का हाथ सिलाई मशीन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है और वो अच्छे कपड़े सिलने लगती है। धीरे धीरे अनीका के पास कुछ कस्टमर्स आने लगे थे और अब उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। धीरे धीरे अनीका बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है और उन पैसों से अपने दादाजी का इलाज करवाती है। अब दोनों दादा पोती हंसी खुशी से रहने लगते हैं और अब दादा को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अनीका दादाजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अनीका के दादा की अब उम्र हो गई थी, इसलिए अब उन्हें इस दुनिया से जाना था। जाते वक्त अनीका के दादा अनीका से कहते हैं, बेटी, अब मुझे दुनिया से जाना होगा। तुम्हें तो पता ही है कि दुनिया में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मेरे पास एक जादुई सिलाई मशीन है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सिलाई करना और गरीब लोगों की सहायता करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई सिलाई मशीन देना चाहता हूँ। ये लो, ये सिलाई मशीन जादुई है। सिलाई मशीन से जो तुम कहोगी वो तुम्हें दे देगी। इससे तुम अच्छे डिजाइनदार लहंगे, तरह तरह के ड्रेसेस मांग सकती हो। और इस जादुई सिलाई मशीन की खास बात ये है कि सिलाई मशीन भरपूर मात्रा में स्वादिष्ट भोजन भी तुम्हें देगी। दादाजी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे बारे में इतना सोचा। इसके बाद दादाजी भगवान के पास चले जाते हैं और उसी दिन से अनीका उस जादुई सिलाई मशीन से कहकर अपने लिए खाना मांग लिया करती थी। अनीका एक बहुत ही नेक दिल लड़की थी, इसलिए वो सिलाई मशीन का कोई गलत उपयोग नहीं करती, बल्कि वो उससे गरीब लोगों की सहायता करती थी। अनीका सिलाई मशीन पर बैठकर अच्छे कपड़े सिलने लगती है और उसे गरीबों में बांट दिया करती थी। अनीका की जिंदगी का मकसद अब लोगों की सेवा करना और उनकी सहायता करना ही एक मकसद बन जाता है और वो सभी लोगों के लिए भगवान का रूप हो जाती है। ओ
दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को